चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक वेज है जिसका मास m है और ट्रायंगुलर वेज है ए बी सी। इसके साइड्स दे रखे हैं 2r, ईच साइड्स आर 2r, डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी -vi। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स्ड स्फीयर है, इससे ये कोलाइड करता है और कोलिजन इलास्टिक है। कोलाइड करने के बाद में फिर ये लौट जाएगा पीछे बैकवर्ड। इस स्फीयर से टकराने के बाद स्फीयर यहाँ पे फिक्स्ड है, इसका रेडियस आर दिया हुआ। तो इम्पैक्ट का टाइम दिया है डेल्टा टी दिया हुआ है और ड्यूरिंग द इम्पैक्ट स्फीयर वेज पे एक फोर्स लगाएगा जो कि एफ है और एट द सेम टाइम वेज के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनलेस सरफेस का एन लग रहा है। तो हमें एफ और एन को कैलकुलेट करना है। सो इसका डायग्राम मैंने बना दिया है, वेज का फ्री बाइट डायग्राम मैंने बनाया। जब ये स्फीयर फिक्स स्फीयर से कोलाइड करेगा तो स्फीयर इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा एफ, उसका डायरेक्शन मैंने ये दिखाया है ए बी साइड पे परपेंडिकुलर होगा और एट द सेम टाइम नॉर्मल बीसी बेस पे परपेंडिकुलर होगा। वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये एंगल 60 का बन रहा है और ये 60 का एंगल, ट्रायंगल का जो बी एंगल है वो 60 का बन रहा है। तो ये एंगल 30 का होगा, तो ये भी 30 का होगा। दिस एंगल विल बी 30। हमने एफ को रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट आया एफ कॉस 30 और एक आया एफ साइन 30। एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स अपवर्ड लग रहा है। कोलिजन इलास्टिक है तो ये वेज उसी स्पीड से वापस लौटेगा, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बी से आ रहा है तो बी से ही लौटेगा। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। यहाँ एन की वैल्यू हो जाएगी एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन 30। एक तो इक्वेशन ये फर्स्ट बनेगा। दूसरी बात, वेज के लिए इंपल्स का इक्वेशन बनाते हैं तो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ वेज के मोशन के डायरेक्शन में एफ कॉस 30 है तो इम्पल्स कितना हुआ एफ कॉस 30 और डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन के लिए ये इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो इम्पल्स हो गया एफ कॉस 30 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के लिए ये फोर्स एफ को कांस्टेंट लेके इक्वेशन लिख रहा है, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर, वेज के मोमेंटम में चेंज के बराबर। फाइनल मोमेंटम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स यानी एफ कॉस 30 लग रहा है। तो फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे मास ऑफ द वेज और v, तो ये एम बी होगा। फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये इम्पल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है। इनिशियल मोमेंटम को हम नेगेटिव लेंगे। सो यहाँ पे एफ कॉस 30 डेल्टा टी विल बी 2 टाइम्स एम बी आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 एम बी बाई cos 30 डेल्टा टी। दिस इज 2 एम बी बाई, इसको हम लिखेंगे √3/2, तो 2 पर चला गया इंटू डेल्टा टी। सो एफ की वैल्यू आ गई 4 एम बी बाई √3 टाइम्स डेल्टा टी। तो मैंने एफ तो निकाल लिया जो कि स्फीयर वेज के ऊपर अप्लाई करेंगे और ये होगा 4 एम बी बाई √3 डेल्टा टी। अब इस एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारा एन भी आ जाएगा। एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एफ साइन 30 मीन्स एफ बाई 2। एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एफ की वैल्यू है 4 एम बी डिवाइडेड बाई √3 डेल्टा टी। तो दिस बिकम्स एम जी प्लस
2mb बाय √3 डेल्टा टी। n की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी mg प्लस 2mb बाय √3 डेल्टा टी। ये n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू, और ये f की वैल्यू होगी। सो इस तरह से हमने n और f दोनों को कैलकुलेट कर लिया। नाउ and the second part we have to calculate find the magnitude of the torque due to the normal force and about the center of the wedge during the time delta t। तो हम लोगों को टॉर्क निकालना है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के कारण। ये मैंने डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कोलिजन के समय ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये स्फीयर से टकराएगा वेज तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फोर्स पहले जो मैंने दिखा रखा था उसी डायरेक्शन में लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द वेज से फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है। तो देखो हमें यहाँ पे U के रिस्पेक्ट में जितने भी फोर्सेस वेज पे लग रहे हैं उसका टॉर्क बैलेंस करना होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो mg का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा, n क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और f एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क ऑफ n अबाउट O हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और f का टॉर्क O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये दोनों बैलेंस होगा। सो टॉर्क ऑफ n with respect to O should be equal to torque of F with respect to O। तो टॉर्क ऑफ F with respect to O क्या हो जाएगा, F into H। F की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आया था 4mv डिवाइडेड बाई √3 डेल्टा टी इंटू H। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4mv H बाय √3 डेल्टा H। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का दो पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में f की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट में हमें टॉर्क ऑफ n निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द वेज, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके बेटा।